आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे होगा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है, और हमने ये पढ़ा था कि हम टॉवर के ऊपर से फेंकते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसको समझने के लिए हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड में ही थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, और उन चेंजेस का यूज हम करेंगे जब हम उसको इंक्लाइन प्लेन में रखते हैं। तो अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी पॉइंट से, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो हमने ये पढ़ा है कि वाई एक्सिस में ग्रेविटी काम करती है, एक्स एक्सिस में कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है, और एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन मान लो कि यहां पर विंड ब्लो करने लगे, और विंड के ब्लो करने से इस पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन मिल जाए एक्स डायरेक्शन में भी। तो अभी तक एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो मानते थे, होता भी जीरो था, लेकिन अब ये विंड के चलने की वजह से पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में मिल जाएगा, और ऐसा होने से उसकी एक्स की वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। और अगर एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो जिसका पाथ होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब इसका पाथ जो हुआ है, हमें इसमें इसकी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटी जो लग रही थी वाई डायरेक्शन में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, तो वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी तो लगी रही है, एक्स डायरेक्शन में एक एडिशनल एक्सेलरेशन ए नॉट का मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल गया है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, और एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला यूज करेंगे Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, ए एक्स ए नॉट के बराबर है। और y डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला यूज करते थे, Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। y डायरेक्शन में ग्रेविटी पहले भी थी, अभी भी है, x डायरेक्शन में एडिशनल आ गया है, तो x डायरेक्शन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Vx का स्क्वायर ux का स्क्वायर टू ए एस, इसमें यूज करेंगे Vy का स्क्वायर uy का स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं। और क्या फॉर्मूला था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां हो जाएगा h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो y डायरेक्शन के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, x डायरेक्शन के फॉर्मूले में चेंज आया है, और x डायरेक्शन के फॉर्मूले में चेंज आया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ ux थी, इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ uy थी। अब इसकी वेलोसिटी x की तरफ कांस्टेंट नहीं रहेगी, x की तरफ की वेलोसिटी बदलेगी, y की तरफ की वेलोसिटी भी बदलेगी। किसी भी टाइम पे क्या वेलोसिटी है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। अब हमें मान लो पूछा जाता है कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था 2u(y) बाई जी या 2u sin थीटा बाई जी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टाइम निकलता था वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, और अगर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम हाइट, हाइट कौन सी डायरेक्शन से निकलती थी, वाई डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, तो ये हो जाता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि ये दोनों वाई डायरेक्शन से आते थे। किस में चेंज आएगा, रेंज में चेंज आएगा, क्योंकि रेंज में एक्स डायरेक्शन आता है। तो अब रेंज कितनी होगी, तो रेंज को निकालने के लिए हमको y डायरेक्शन नहीं x डायरेक्शन चाहिए, और x डायरेक्शन में अब हम सिर्फ ux इंटू टी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन भी आ गया है, अब आता है प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो रेंज आ जाएगी, ux की वैल्यू u साइन थीटा है, t कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वो आगे बढ़ता रहा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट रख दोगे, एक्सेलरेशन ए एक्स को ए नॉट रख दोगे, और हमको उसकी टोटल रेंज मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें यहां समझनी है। एक बात ये कि ये पार्टिकल जो है कुछ समय के लिए ऊपर जाता है और कुछ समय के लिए नीचे आता है। क्योंकि y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है,
तो ये आधे समय तक मतलब t/2 के समय तक ऊपर जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे समय जो बचा है उसमें नीचे आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी भी है उसका आधा समय ऊपर जाना और आधा समय नीचे आने में लगाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आधा टाइम दोनों में हो गया। लेकिन अगर ये वाला डिस्टेंस में x1 कहता हूं और ये वाला डिस्टेंस में x2 कहता हूं तो x1 और x2 बराबर नहीं है, बल्कि x2 x1 से बड़ा है। रीजन ये है कि यहां पे पार्टिकल जब स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फिर ये एक्सेलरेट करता गया और स्पीड बढ़ती गई। टाइम t/2 तक ये एक्सेलरेट करके इतनी दूरी तक गया। लेकिन जब यहां से यहां गया तो क्या ज्यादा वेलोसिटी है इस समय इसकी यहां पर, और ज्यादा वेलोसिटी है, टाइम उतना ही है जितना इसको मिल रहा था, तो अब ज्यादा वेलोसिटी से उतना ही टाइम में एक्सेलरेट करेगा तो ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो x2 x1 से बड़ा होगा, टाइम दोनों जगह आधा आधा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं। रेंज निकालने के लिए इस डायरेक्शन में s = ut प्लस हाफ v t स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ये एक केस हो गया, अब अगर मान लो कि यही विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करने लगती तो क्या चेंजेस आ जाते? अगर ये विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करने लगती तो ये ए नॉट यहां से हट के यहां पे आ जाता, और अगर ये ए नॉट यहां से हट के यहां पे आ जाता तो अब इसको ये एक्सेलरेट नहीं करता बल्कि इसको रोकता। ठीक है, ये इसको आगे जाने से रोकता, और जब ये आगे जाने से रोकता तो ये इतनी दूर तक नहीं जा पाता बल्कि ये इधर आके ही पहले गिर जाता। ठीक है, तो उस केस में इसका जो पाथ होता वो बदल जाता, और पाथ में ये पूरा यहां तक ना जाके कहीं पहले गिर जाता। अब देखो क्या क्या होता है यहां पर, ये x1 है, ये x2 है। क्योंकि अगेन ये एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ही है तो ये एक्सेलरेशन x डायरेक्शन की चीजों को तो बदल देगा, y डायरेक्शन की चीजें नहीं बदलेंगी, और y डायरेक्शन की चीजें नहीं बदलेंगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी भी थी उसके आधे समय तक ऊपर जाता, आधे समय तक नीचे आता। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वही रहता, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी वही रहता, आधे टाइम तक ऊपर जाना, आधे टाइम तक नीचे आना। ठीक है, x1 x2 में कौन ज्यादा होता? इस केस में x1 x2 से ज्यादा होता, क्योंकि ये रोका जा रहा है तो ज्यादा स्पीड थी कम हो गई, और कम होके जब चलेगा तो ज्यादा स्पीड से इधर आने में ज्यादा दूरी चलेगा, कम स्पीड से आने में ऑब्वियसली कम चलेगा, तो यहाँ पे x1 ज्यादा होगा और x2 कम होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें रेंज निकालनी होती तो रेंज निकालने में हम कह सकते हैं क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है तो x डायरेक्शन का ये जो फॉर्मूला है हम उसको यूज करते, और यूज करने में एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते रेंज इज इक्वल टू ux कितना होता है, u cos थीटा। शायद मैंने पिछली बार u sin थीटा लिख दिया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, और एक्सेलरेशन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है, तो -12 a नॉट t स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगेन ये आपको तरीका मैं बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से रेंज को कैलकुलेट करना है। अगर विंड इसी डायरेक्शन में ब्लो करती तो यही एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव टर्म आ जाता, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करती तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो ऐसा टर्म आ जाता। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एट व्हाट एंगल particle should be projected against wind giving the acceleration of a naught so that it falls back to initial point। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि अगर एक विंड ब्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, इसके एक्सेलरेशन ए नॉट दिया है, तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं किसी भी डायरेक्शन में यू नॉट की स्पीड से, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होगा जिससे कि ये पार्टिकल यही वापस गिर जाए, तो बेसिकली क्या करेगा, ये जाएगा और फिर जाकर वापस लौट कर यहीं पे गिर जाएगा। तो अगर ऐसा होना है तो हमें कितनी स्पीड से उसको फेंकना, कितने एंगल पर फेंकना होगा।
तो आप ये कह सकते हो कि अगर वो इनिशियल पोजीशन पे गिर गया है तो क्या रेंज को जीरो करना चाहिए, क्योंकि रेंज जीरो होगी। और अपोजिट डायरेक्शन में जब विंड चलती है तो रेंज का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए नॉट इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू ए नॉट टी बाई टू। u cos थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं u और u कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, टेन थीटा मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाई ए नॉट। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई और ये हमसे पूछा गया था। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं। विंड अगर ब्लो भी करने लगती है तब भी उसका जो पाथ होता है वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है या पैराबोलिक पाथ होता है। या किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होता है, अगर हम उसको किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो कैसा चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से वेलोसिटी इधर दी गई लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, तब भी उसका पाथ स्ट्रेट लाइन। जैसे पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, स्ट्रेट लाइन। और जब पार्टिकल नीचे गिरता है तो वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तब भी स्ट्रेट लाइन। जब दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं या अपोजिट होते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में ये जो एंगल है v और a के बीच में, अगर ये एंगल ये दोनों केस अगर नहीं आते, कोई और एंगल बनता है, तब इसका जो पाथ होता है, ये पाथ आप मान सकते हैं कि पैराबोला होता है। ठीक है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी, कोई भी कर्व का पाथ हो सकता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमने अगर उसको वेलोसिटी दी है, तो इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका पाथ पैराबोलिक होता है। अगर v और a के बीच में एंगल 90 डिग्री, और हमेशा 90 डिग्री, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 90 डिग्री है बाद में 90 डिग्री, नहीं, अगर ये हमेशा परपेंडिकुलर है, इफ v एंड a are always perpendicular, then path is circular। ठीक है, बस इसी केस में पाथ सर्कुलर आएगा जब v और a हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो जब v और a हमेशा परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर है। लेकिन v और a के बीच में अगर परपेंडिकुलरिटी नहीं मेंटेन होती है, ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये पैराबोला है। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में हम वापस आए और हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पर आ जाए, तो अगर ये पैराबोलिक पाथ पे चलता तो कभी ये वापस आ ही नहीं पाता, क्योंकि पैराबोला कभी वापस लौट के इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता। पैराबोला कहीं से भी चलेगा तो कहीं दूसरी जगह ही पहुंचेगा, चाहे जो कर लो, वापस नहीं आएगा। वापस आने का बस एक ही रास्ता है कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाए और स्ट्रेट लाइन पे लौट के आ जाए, तभी वो वापस आ सकता है। और पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन तब होता है जब उसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो या तो उसकी वेलोसिटी के पैरेलल हो या अपोजिट हो। जैसे अगर हम पार्टिकल को सीधे ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, लौट के वहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जब फेंका था ऊपर तो ग्रेविटी नीचे थी, दोनों अपोजिट थे। ये भी कुछ वैसे ही है कि पार्टिकल को फेंका गया है इधर, ये पार्टिकल इधर जाएगा, लौट के गिर जाएगा, जिससे कि उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। और ऐसा होने के लिए इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एक एक्सेलरेशन g का है, ग्रेविटी का, एक एक्सेलरेशन a नॉट का है, और इन दोनों को मिलाकर यहां पर कहीं पर नेट एक्सेलरेशन आएगा, और ये नेट एक्सेलरेशन इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो ये एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को घटाएगा, रुकेगा और लौट के वापस पार्टिकल यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ मोशन होना चाहिए था जिसमें नेट एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। अब अगर ये एंगल थीटा है तो क्या इस एंगल को थीटा कह सकते हैं? और अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई ए नॉट, और वही रिजल्ट हमको यहां मिल रहा था, tan थीटा इज इक्वल टू g डिवाइड बाई ए नॉट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल बेसिकली हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे। विद एयर का इन्फ्लुएंस अगर आता है तो क्या होता है, और वही चीजें हम लोग फिर
इंक्लाइन प्लेन में भी यूज करते हैं, क्योंकि तरीका यही होता है इंक्लाइन प्लेन में, तरीका यही होता है, रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही आते हैं, बस इंक्लाइन प्लेन में जो डिस्कशन होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल होता तो क्या करते। अब दो तरीके हो सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन में ऊपर खड़े होकर पार्टिकल को नीचे फेंका जा सकता है, या नीचे खड़े होकर पार्टिकल को ऊपर फेंका जा सकता है। तो इंक्लाइन प्लेन होता क्या है, तो इस तरीके का जो प्लेन बनता है इसको हम इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, और ये जो सरफेस बनती है इसका हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल होता है जिसको मैंने मान लो अल्फा के बराबर माना है। ठीक है, पार्टिकल को ऊपर से नीचे भी फेंका जा सकता है, नीचे से ऊपर भी फेंका जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इसमें जो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। बस ये बात ध्यान रखना कि चलो मान लो हमने पार्टिकल को फिलहाल ऊपर से नीचे फेंका है, तो ये पार्टिकल इस तरीके से जाके कहीं गिरेगा। जहां से भी आप प्रोजेक्ट करेंगे वहां से एक एक्सिस मानी जाएगी, और ये एक्सिस वाई एक्सिस मानी जाएगी, लेकिन ये एक्सिस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो एक्सिस आ रही है इसको एक्स एक्सिस माना जाएगा, और ये इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं वो आप समझिए। इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में वाई एक्सिस, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस, पैरेलल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, यू की स्पीड से फेंका गया है थीटा के एंगल पे। ठीक है, आगे के डिस्कशन जो भी होने वाला है इसमें हम ग्रेविटी को फिलहाल थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। ग्रेविटी का जो डायरेक्शन था वो ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो जब तक हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल लेते थे तब तक ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में लगती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब एक्स और वाई अगर ऐसे आ गए हैं तो ग्रेविटी का डायरेक्शन ना तो एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है कि देखिए यहां पर हम ग्रेविटी जो इस तरफ लग रही है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट वाई की तरफ आना चाहिए और एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आना चाहिए। तो वो कंपोनेंट कैसे निकलता है, तो अगर आप ध्यान दें कि ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस तरफ ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, और ग्रेविटी अगर इस तरफ लग रही है तो हमें इस ग्रेविटी को दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक पार्ट इसका आ जाना चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा पार्ट आ जाना चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर हमने एक्स और वाई एक्स ऐसी मानी है, ये एक्स है और ये वाई है, तो हमें ग्रेविटी को दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब उसके लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर चला गया है। ये पूरा 90 होता तो ये अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा होता, और ये 90 माइनस अल्फा है तो फिर ये एंगल अल्फा के बराबर आता। और अगर ये अल्फा के बराबर आता तो ग्रेविटी का इस तरफ का कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, जी कॉस अल्फा, और ग्रेविटी के इस तरफ का कंपोनेंट लिख सकते हैं जी साइन अल्फा। अब इस रिजल्ट को हम इंक्लाइन प्लेन में आगे के लिए याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब इस तरफ का जो ग्रेविटी का कंपोनेंट आया है वो नाम है उसका जी कॉस अल्फा। ठीक है, और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट आया है ग्रेविटी का, उसका नाम है जी साइन अल्फा। मतलब अगर हम इसको याद करें कि हमने जो अभी तक विंड ब्लो वाली प्रॉब्लम सीखी थी, तो ये एक तरीके से विंड ब्लो करने वाला एक्सेलरेशन है जो जी साइन अल्फा का इस तरफ मिल रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो वाई की तरफ का एक्सेलरेशन है जो पहले सिर्फ जी के बराबर होता था वो बदल कर जी कॉस अल्फा के बराबर हो गया है। ठीक है, तो मतलब आपको यह समझना है कि यहां पर विंड उसको आगे ले जाने में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और विंड आगे ले जाने में सपोर्ट कर रही है, और जितना एक्सेलरेशन मिल रहा है वह एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा का मिल रहा है। और जो काम पहले ग्रेविटी उसको ऊपर जाने से पहले भी रोकती थी, अभी भी रोक रही है, लेकिन अब जो ग्रेविटी रोक रही है उसकी वैल्यू जी कॉस अल्फा की हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा हो गया, जिसको अभी तक हम जी नॉट ले रहे थे। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा हो गया। माइनस क्यों? क्योंकि हम पहले भी माइनस जी लेते थे जब वर्टिकली होता था, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अभी भी वाई एक्सिस इधर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन वाई की तरफ माइनस जी कॉस अल्फा। तो जहां जहां पर वाई में जी आता था वहां पे जी कॉस अल्फा लिख देना। टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकलती थी? वाई एक्सिस से
यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस से निकलेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई क्या फॉर्मूला था, g। लेकिन अब g नहीं होगा, अब g cos अल्फा होगा, क्योंकि जो काम पहले ग्रेविटी कर रही थी ग्राउंड टू ग्राउंड में, वही काम g cos अल्फा कर रहा है अभी y डायरेक्शन में। ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमम फॉर्मूला लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g की जगह क्या आ जाएगा, g cos अल्फा। ये दो चीजें हो गई। रेंज कौन सी एक्सिस से आती है, रेंज आती है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्योंकि इस केस में उसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट t, एक्सेलरेशन कितना है एक्स एक्सिस में, g साइन अल्फा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g साइन अल्फा, g साइन अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दोगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक है। तो अंतर कहां पर आया है, अंतर आप देख सकते हैं कि जो g होता था वो g cos अल्फा हो गया है, और जो ax का एक्सेलरेशन होता था इसकी वैल्यू g sin अल्फा के बराबर आ गई है। ठीक है। अब वही खोजो कि तुमने अगर नीचे से ऊपर फेंका होता, तो नीचे से ऊपर फेंका होता तो पार्टिकल नीचे से जो ऊपर जाता तो क्या विंड उसको अपोज करती, विंड अपोज करती, लेकिन वो अपोज एक्स डायरेक्शन में होता तो सिर्फ यहां पर माइनस का साइन आ जाता, ना तो मैक्सिमम हाइट में चेंज आता ना टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज आता, उन दोनों में कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज आता है इसमें आता। ठीक है, उसके इसको भी करते हैं। बाकी जहां तक बात है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो गिरते समय इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं इस तरफ है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा। क्या दोनों कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। Vx इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, g साइन अल्फा, और कितने समय के बाद यहां पे आके गिरा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, तो ये इसके Vx की वैल्यू निकल जाती। Vy की वैल्यू कैसे निकलती, Vy की वैल्यू निकलती Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी होता था, लेकिन आपको पता है कि g की जगह किसने ले ली है इस केस में, g cos अल्फा ने ले ली है। तो यू वाई माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, और यू वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से आपको मिल जाता Vy। Vx पता है, Vy पता है, टोटल V निकालने को कहा जाए निकल जाएगा, टोटल V हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। और अगर ये पूछा जाता कि गिरते समय हॉरिजॉन्टल से इसने बीटा का एंगल बनाया है, अल्फा नहीं ले रहे क्योंकि अल्फा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे बीटा का एंगल बनाया है, तो tan बीटा कैसे निकलता, tan बीटा निकलता Vy बाई Vx का मैग्नीट्यूड, यहां से बीटा निकल जाता। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ऑब्वियसली इक्वेशन से ही आती हैं, और ये चीजें हम ग्राउंड टू ग्राउंड में करते आए हैं। अंतर जो प्रोड्यूस हुआ है वो उन बातों पर ध्यान देना है कि y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो पहले g होता था वो g cos अल्फा हो गया है, और विंड के ब्लो करने से जो एक्सेलरेशन आ गया है वो g sin अल्फा आ गया है। तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में g की जगह g cos अल्फा लिख दिया गया, और रेंज के फॉर्मूले में जो एक्सेलरेशन होता था उसकी वैल्यू g sin अल्फा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इंक्लाइन प्लेन में ही प्रोजेक्टाइल को, जैसे अभी तक हमने ऊपर से नीचे फेंका था, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो बस एक ही चेंज आने वाला है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस पॉइंट से फेंका गया है, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट से फेंका है, तो प्रोजेक्टाइल जाके कुछ इस तरीके से गिरता है। ठीक है, जिस पॉइंट से फेंका है वहां से हम y एक्सिस बनाएंगे, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर y एक्सिस, और ये जो x एक्सिस गई है ये अब इस तरफ चली गई है। ठीक है, जैसा हमने सीखा कि डाउन द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होता है वो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, जिसको हम g sin अल्फा लिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये डाउन द इंक्लाइन है। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन है तो कैलकुलेशन के समय उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होता था वो कितना होता था, g cos अल्फा। हमने u की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया है थीटा के एंगल पर,
तो यू एक्स अगर हम निकालते तो यू एक्स यू कॉस थीटा आ जाता, और जो यू वाई निकालते वो यू वाई यू साइन थीटा आ जाता। ठीक है, तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज सॉरी मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो हमने अभी पढ़ा था वही, सिर्फ जी की जगह जी कॉस अल्फा आएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट अगर हम निकालते हैं तो मैक्सिमम हाइट में भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख देंगे, 2g कॉस अल्फा। ठीक है, तो y डायरेक्शन में x, अभी क्या अंतर आया है पिछले और इस केस में, जो ऊपर से नीचे फेंक रहे थे तो वही जी साइन अल्फा उसको सपोर्ट कर रहा था, जैसे विंड ब्लो करने में सपोर्ट करता था। नीचे से ऊपर फेंकने पे वही जी साइन अल्फा उसको रोकने लगेगा, लेकिन जी कॉस अल्फा पहले भी ऐसी इस तरफ था, अभी भी इस तरफ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसी डायरेक्शन में निकलती है तो कोई अंतर नहीं, और जो मैक्सिमम हाइट वो भी इसी डायरेक्शन में निकलती है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर किस में आएगा, रेंज के फॉर्मूले में आएगा, और रेंज के फॉर्मूले में एक्स डायरेक्शन में हम आते हैं तो लिखते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है एक्स की तरफ उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि उसको अपोज करता है, और रेंज को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन इसलिए लगाया गया है कि उसको अपोज कर रहा था, वही प्रोजेक्टाइल जब ऊपर से नीचे आता था तो यहाँ पे प्लस हो जाता था। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर आया है, बाकी आप वेलोसिटी निकालनी होगी तो v की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, vx चाहिए होगा, vy चाहिए होगा, ये उसी तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या अंतर आ गया है कि x की तरफ का एक्सेलरेशन अब माइनस जी साइन अल्फा लेना होता है, और y की तरफ का एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा। y की तरफ हमेशा ही माइनस जी कॉस अल्फा ही लेना होता है, क्योंकि y एक्सिस इधर होती है तो वो माइनस जी कॉस अल्फा ही आता है। x की तरफ ऊपर से नीचे जब आता था तो प्लस जी साइन अल्फा होता था, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस जी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, उस बात को समझा जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जो कि हमने प्रोजेक्ट किया है इंक्लाइन प्लेन में, और मान लो हमने उसको प्रोजेक्ट किया है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, हमने उसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और हमसे कहा गया कि जब ये पार्टिकल गया और गिरा तो गिरते समय ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जाके गिरा, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको ये दिया है कि u की स्पीड है, मान लो ये थीटा का एंगल है, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का हम अल्फा के बराबर लेते हैं। गिरते समय अगर इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये हमको गिवन है, तो कोई भी चीज पूछ सकता है कि कितनी वेलोसिटी से गिरा है, ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका गया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन perpendicularly then find the angle of projection। मतलब बेसिकली हमें थीटा फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। अगर गिरते समय इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस लेते हैं, और इंक्लाइन प्लेन के जो पैरेलल होता है उसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं। तो क्योंकि गिरते समय इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब सारी वेलोसिटी y की तरफ है, तो x की तरफ की वेलोसिटी फाइनल कितनी लिख सकते हैं, 0। तो अगर ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन में गिरेगा तो इसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी, तभी ये सीधा y की तरफ आके गिर रहा होगा, सारी वेलोसिटी इसको y की तरफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि जब ये पार्टिकल गिरता है इंक्लाइन प्लेन पर, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी x की 0 हो गई है क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा है, सारी वेलोसिटी y की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी x थी कितनी है, u cos थीटा की है। एक्सेलरेशन x का क्या होगा, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कितना लिखते हैं, माइनस जी साइन अल्फा,
और t टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से हम अगर देखें इन दोनों को बराबर कर दें तो हमको मिल जाएगा u cos थीटा, g और g कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2u साइन थीटा इंटू टैन अल्फा, u और u कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा टैन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो मिलेगा 1/2 टैन अल्फा नीचे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/2 टैन अल्फा। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल परपेंडिकुलरली गिरता है, और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने यू से फेंक करें, क्योंकि यू का टर्म कैंसिल हो गया है। तो अगर आप इस एंगल पर फेंकेंगे, ये जो एंगल है, इस एंगल पर फेंकने वाले सारे पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर ही टकराएंगे, चाहे जितनी भी स्पीड से फेंका जाए। कम स्पीड से फेंकोगे तो पहले टकरा जाएगा, ज्यादा स्पीड से फेंको दूर और दूर, लेकिन जब टकराएगा तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, मान लो। ठीक है, यहां से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर हमने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है तो ये पार्टिकल जो है ऑब्वियसली ऊपर से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये फेंकेंगे तो गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो हमने एक्चुअली इसको ऊपर से फेंका है, यहां से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। ये इसकी u की वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है, ये चली गई y एक्सिस इस तरफ और ये चली गई x एक्सिस इस तरफ। ये एंगल हमको अल्फा दिया है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ particle is projected perpendicular to plane, find the velocity with which it strikes the plane। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, और भी पार्ट हो सकते हैं इसमें। ये पूछ सकता है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन। ठीक है, और पूछ सकता है कि रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये सब पार्टिकल। तो क्योंकि पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं मिली है, और क्योंकि सीधे सीधे y की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है तो vy की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे थीटा कितना लिया जाएगा 90 डिग्रीज, क्योंकि सीधे सीधे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया। अब अगर हमको निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से गिरा, तो ये पार्टिकल इस तरीके से फेंका गया है तो ये इधर जाएगा और आके कहीं ना कहीं गिरेगा। गिरते समय इसके पास वेलोसिटी के दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट x डायरेक्शन में बताएगा, इसको ux मानना पड़ेगा, ux इज इक्वल टू 0, uy इज इक्वल टू u। ठीक है, और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में आएगा जिससे कि नेट वेलोसिटी आएगी। साथ ही साथ हमको ये एंगल बीटा भी निकालने को कहा गया है, और रेंज निकालने को कहा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को कहा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा। ठीक है, तो 2u, थीटा कितना है आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो थीटा है 90 डिग्री, 2u साइन 90 बाई g cos अल्फा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u बाई g cos अल्फा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का पार्ट हो गया। ठीक है, रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकलती है, रेंज निकलती है x डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाकर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो रेंज हो जाएगी ux 0 है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है
जी साइन अल्फा, ऊपर से नीचे है तो पॉजिटिव, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था 2u बाई जी कॉस अल्फा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके रेंज आ जाएगी। और अगला पार्ट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स हैं। एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स तो जीरो है, एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा, और कितना टाइम लगा है उसको यहां से आने में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है जो है 2u बाई जी कॉस अल्फा। इस तरीके से एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 2u tan अल्फा, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट निकालने के लिए भी यही क्वेश्चन यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस या प्लस ए वाई इंटू टी लिखना चाहो लिख लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी वाई हमको निकालना है, यू वाई कितना है, यू वाई यू के बराबर है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन में माइनस जी कॉस अल्फा लेते हैं, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, वाई की तरफ का एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा होता है। एक्स की तरफ का एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे पर प्लस जी साइन अल्फा, नीचे से ऊपर पर माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, 2u बाई साइन थीटा में थीटा 90 हम ऑलरेडी पुट कर चुके थे, तो 2u बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई, vy की वैल्यू आ गई u माइनस 2u कॉस अल्फा एक मिनट जी कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, u g और g कैंसिल हो जाएगा, u माइनस 2u, तो vy की वैल्यू आ जाएगी माइनस u के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि y की वेलोसिटी कितनी है। y की वेलोसिटी माइनस आई है, माइनस इसलिए आई है क्योंकि गिरते समय इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये प्लस y है, इस तरफ माइनस y होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आके गिरा है। कितनी स्पीड से गिरा है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट यही निकालना था, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो v की वैल्यू हम लिख देंगे रूट ओवर 2u tan अल्फा, 2u tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस vy कितना था माइनस u का होल स्क्वायर। ये इसकी वेलोसिटी आ गई, ये थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कि कितने एंगल पे गिरा है, बीटा। हमको पता है कि हमें जब भी एंगल निकालना होता है हॉरिजॉन्टल से, तो हमें vy और vx का रेशियो लेना होता है। तो vy की वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है u, vx की वैल्यू कितनी आई थी 2u tan अल्फा, तो ये आ जाएगा 1/2 tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। तो बीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan अल्फा। ठीक है, इतने एंगल पर आकर वो हॉरिजॉन्टल से गिरता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो कि हमने सॉल्व करी। अब अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो ध्यान दे, ये एंगल ध्यान दो, tan इनवर्स 1/2 tan अल्फा, और यहां भी था tan इनवर्स 1/2 tan अल्फा। मतलब ये एंगल अगर बीटा है तो इसका अपोजिट एंगल अगर देखा जाए तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो अगर आप इस एंगल पर फेंकते तो ये जब गिरता तो परपेंडिकुलर गिरता। वो पिछला क्वेश्चन वही था कि कितने एंगल पर फेंकने में परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये वाला पार्ट इधर है, ये क्वेश्चन का है, और ये वाला पार्ट उल्टा है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आप फेंक कर परपेंडिकुलर गिराना चाहते हो तो ये जो एंगल होना चाहिए, या आप इसको क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में इसको परपेंडिकुलर गिरवाना था, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर फेंका है। तो परपेंडिकुलर फेंका है और यहां पे आके गिरा, और यहां पे फेंक के परपेंडिकुलर गिरा, ये एंगल थीटा और ये एंगल बीटा, देख सकते हो दोनों केस में सेम आया होगा, और दोनों केस में उसका आंसर tan इनवर्स 1/2 tan अल्फा आता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस से प्रोजेक्टाइल मोशन के इंक्लाइन प्लेन में, एक बार हमने ऊपर से नीचे फेंका, एक बार नीचे से ऊपर फेंका, दोनों क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ कुछ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, ये सारी चीजें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते। ग्राउंड टू ग्राउंड में हमको पता है कि मैक्सिमम रेंज तब आती है जब हम 45 डिग्री पर फेंकते हैं, बट इंक्लाइन प्लेन में ऐसा नहीं होता है। तो इंक्लाइन प्लेन में अगर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल thrown from bottom
of inclined plane of angle alpha with speed u। ठीक है, तो बेसिकली हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात डिस्कस कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन में, और हमने उस प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से फेंका है, और ये हमारी मर्जी है कि हम किसी भी एंगल पर फेंक सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड पे हमको पता है कि 45 डिग्री पर फेंकने पर ही रेंज मैक्सिमम होती थी, लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि किस एंगल पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली हम ये एंगल निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी रेंज मैक्सिमम कितनी आ सकती है। ठीक है, हमको थीटा नहीं पता, हमको अल्फा पता है और यू पता है, इसके टर्म में आंसर निकालना है। क्योंकि ये नीचे से ऊपर वाला है तो हमको पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला हम लिखते थे वो होता था u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये रेंज का फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का भी क्या फॉर्मूला था? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा माइनस हाफ इंटू जी साइन अल्फा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा का स्क्वायर करना है तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रेंज है। अब ये रेंज जो है वो ऑब्वियसली अल्फा फिक्स है, यू फिक्स है, लेकिन थीटा अलग अलग हो सकता है। आपकी मर्जी है किस एंगल पर फेंकना चाहते हैं, और अलग अलग एंगल पर फेंकने पर उसकी रेंज भी अलग अलग होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस रेंज को अगर हम रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख देता हूं बाई जी कॉस अल्फा माइनस हाफ, और उसमें 2 बचेगा, u स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे साइन अल्फा है, ये जी एक जी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे g बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे बचेगा, ऊपर साइन अल्फा बचेगा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। बेसिकली थीटा हम अपने हिसाब से बदलकर रेंज को बदल सकते हैं, तो थीटा वेरिएबल है। कभी भी कोई चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अगर y x पे डिपेंड करता है तो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं। उसी तरीके से अगर रेंज थीटा पे डिपेंड कर रही है, रेंज थीटा पे डिपेंड कर रही है तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए dr बाई डी थीटा को निकालकर 0 के बराबर करना है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dr बाई डी थीटा की क्या वैल्यू लिखी जा सकती है? u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा माइनस यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि एक्चुअली साइन 2 थीटा होता है, और इसको हमें 0 के बराबर कर देना। ठीक है, अब इसमें से कॉमन किया है तो u स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, g को कॉमन ले सकते हैं, कॉस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, ये 2 का टर्म यहां पर भी आया है, 2 का टर्म वहां भी है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस पहले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos 2 थीटा बचेगा, क्योंकि सॉरी cos 2 थीटा बचेगा, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा कॉमन आ चुका है, माइनस यहां से क्या कॉमन आ चुका है? 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा कॉमन आ चुका है, ऊपर बचेगा साइन अल्फा, नीचे बचेगा कॉस अल्फा, और ये बचेगा साइन 2 थीटा जिसको हमें 0 के बराबर करना है। dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि ये टर्म 0 होना है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, इसी को 0 होना पड़ेगा, और अगर इसको 0 होना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा जो होना चाहिए ये होना चाहिए tan अल्फा इंटू साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1 बाई tan अल्फा, 1 बाई tan अल्फा। ठीक है, या यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी ये हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 tan अल्फा।
अगर सिर्फ ये पूछा गया होता कि किस एंगल पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम आती, तो ये वो एंगल होता जिसमें रेंज मैक्सिमम आती। अब मैक्सिमम रेंज है कितनी ये निकालना है, तो ये जो भी थीटा हमने निकाला है इसको रेंज के फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे थीटा की वैल्यूज, तो हमको मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको साइन 2 थीटा चाहिए और हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हमको एक तरीके से tan 2 थीटा पता है और tan 2 थीटा पता है, तो हमको sin 2 थीटा चाहिए और sin थीटा चाहिए जिसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, tan 2 थीटा की वैल्यू 1/tan अल्फा आ गई है, ठीक है, जिसको हम थीटा इतना लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअली चाहिए रेंज की वैल्यू निकालने के लिए ये sin 2 थीटा चाहिए और sin स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हमें किसी तरीके से sin 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। अगर tan 2 थीटा पता है कि tan 2 थीटा 1/tan अल्फा है, तो हम sin 2 थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप चाहें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना लें, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को थीटा मान लो। अब tan 2 थीटा 2 थीटा मान लो, ठीक है, 2 थीटा है 2 थीटा मान लो। अब हमें पता है कि tan 2 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जो कितना आ जाएगा, sec अल्फा आ जाएगा। और एक बार sec अल्फा आ जाएगा तो अब हम sin 2 थीटा की वैल्यू लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/sec अल्फा, ठीक है, और 1/sec अल्फा का मतलब sin 2 थीटा कितना आ गया, sin 2 थीटा आ गया cos अल्फा। इसकी जरूरत हमको पड़नी थी, sin 2 थीटा ये हमने निकाल लिया। दूसरा हमें जरूरत पड़नी है sin स्क्वायर थीटा की, तो अब इसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 2 थीटा की वैल्यू है 1/tan अल्फा, इसको 1/tan अल्फा लिख देंगे, 1/tan अल्फा लिख देंगे, और sin 2 थीटा की वैल्यू है cos अल्फा, तो इसको cos अल्फा लिख देंगे और यहाँ पे cos 2 थीटा आ जाएगा। नाउ tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा बाई sin अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा बाई cos 2 थीटा। ये cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, cos 2 थीटा की वैल्यू भी हमको मिल गई, cos 2 थीटा की वैल्यू मिल गई sin अल्फा, ठीक है। लेकिन हमें cos 2 थीटा नहीं चाहिए, हमको sin स्क्वायर थीटा चाहिए। तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो हमको एक फॉर्मूला और पता है और वो ये होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा कितना है, sin अल्फा इज इक्वल टू -1/2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1 माइनस sin अल्फा, और हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin अल्फा बाई 2 आ जाएगी, ये sin स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब हमें क्योंकि मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो ये sin 2 थीटा जो निकाला गया है यहाँ पर और जो sin स्क्वायर थीटा निकाला गया है यहाँ पर, दोनों की वैल्यू को इसमें रख देंगे, और दोनों की वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो हमको क्या रेंज मिल जाती है, उसको रखते हैं, लिख के यहाँ देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, और साइन 2 थीटा कितना आया था, कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ये हो गई मैक्सिमम रेंज। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज है क्योंकि वो थीटा निकाल लिया जिसके लिए रेंज मैक्सिमम, थीटा पुट कर देंगे तो मैक्सिमम रेंज ही आने वाली है। तो कॉस अल्फा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी इसके पास भी है तो कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ का बचेगा 2 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इनफैक्ट ये 2 और 2 भी कैंसिल हो चुका है, तो ये साइन अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस यहाँ बचेगा साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है और फाइनली हमको जो रेंज मिल जाएगी वो मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ बचेगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये उसके मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर हमने लिख दिया तो ऊपर 1 माइनस साइन अल्फा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म, तो उसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा जी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, इसमें से 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका है। लंबा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज निकालनी थी, लेकिन कभी भी अगर ग्राउंड टू ग्राउंड के अलावा कोई प्रोजेक्टाइल दे देता है इंक्लाइंड प्लेन में या कहीं और, तो आपको मैक्सिमम रेंज, जैसे हो सकता है टॉवर के ऊपर से फेंक के भी मैक्सिमम रेंज पूछ सकता है, तो उसमें भी आपको यही करना है, रेंज की वैल्यू लिखनी है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको डिफरेंशिएट करके जो आएगी वैल्यू उसको जीरो के बराबर करके थीटा निकल जाएगा और वही थीटा वापस ले जाकर आप रेंज के फॉर्मूले पुट कर देंगे तो हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही। आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 3 पार्टिकल्स हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है। एक पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया है, एक पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया है, एक पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, 3 पार्टिकल्स इनको प्रोजेक्ट किया गया। अगर इस एंगल को हम मानते हैं कि ये एंगल मान लो थीटा है, इस एंगल को हम मानते हैं कि 90 माइनस थीटा है और इसको हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट अटेंड करी होगी। अगर इसकी मैक्सिमम हाइट जो अटेंड है वो h1 है, इसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड h2 है और इसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड h3 है, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन निकाल। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता क्या है? अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है तो हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, जहां पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे क्या है 90 है। तो क्या हम h1 h2 h3 की वैल्यू लिखें? h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। ठीक है, S2 को निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट कितना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री, थीटा को रख देंगे 90 डिग्री, कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g कॉस अल्फा। थर्ड है S3, एंगल प्रोजेक्शन कितना है थीटा, इसको थीटा है तो थीटा ही रहेगा और थीटा ही रहेगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ध्यान दो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, यू स्क्वायर भी सब में सेम है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें 1 है। तो क्या हम इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो क्या H2 मिल जाएगा? चेक कर सकते हो, H1 और H3 को जोड़ दो। अगर H1 और H3 को हम जोड़ देते हैं तो H1 के पास कितना था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा था। S3 को जोड़ते हैं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा है, और अगर इसको जोड़ेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा, और ये सिर्फ 1 बचेगा। और क्या यही वैल्यू h2 की है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू h2 के बराबर है, तो h1 प्लस h3 इज इक्वल टू h2। ये रिलेशन यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा, फिर टॉवर टू ग्राउंड पढ़ा, फिर इंक्लाइन प्लेन में पढ़ा, फिर एयर के आने से क्या, विंड के ब्लो करने से क्या होता है ये भी पढ़ा।
ऐसे कई प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे दो प्रोजेक्टाइल्स रहेंगे और वो दोनों हो सकता है कि बिल्डिंग के ऊपर से फेंके और आपस में टकरा जाए या ग्राउंड से फेंके और टकरा जाए, ठीक है। तो जो कोलिजन से रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम रिलेटिव मोशन से करेंगे। रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा नहीं है, अगला टॉपिक रिलेटिव मोशन का ही होगा। और हम जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो उन रिलेटिव मोशन से पढ़ने पर वो सारे क्वेश्चंस जो दो प्रोजेक्टाइल की कोलिजन पर रिलेटेड होते हैं उनको ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव मोशन में कई सारी चीजें आएंगी, जैसे रिलेटिव मोशन में पहले तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कैसे देखता है मोशन में, वन डायमेंशन में, फिर टू डायमेंशन में। फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि रेन, पानी बरस रहा, बारिश हो रही है, हम अगर एक जगह पे खड़े हैं तो बारिश किसी और एंगल पे आती हुई लगती है, अगर हम चलने लगते हैं तो बारिश किसी और एंगल पे लगती है। रेन और मैन की प्रॉब्लम। फिर रिवर और स्विमर की प्रॉब्लम, तो स्विमर को रिवर को क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में वो तैरेगा जिसे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लेगा, वगैरह। ये सारी चीजें रिवर और स्विमर प्रॉब्लम की आती हैं। एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम, जब एरोप्लेन को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाना है या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो विंड अगर ब्लो करने लगती है तो विंड के रोल से उसमें क्या फर्क पड़ता है और फिर एरोप्लेन को क्या करा जाए जिससे कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग रिलेटिव मोशन में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव मोशन करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कोलिजन का पार्ट बचा हुआ है वो भी उसी के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।